हेलो दोस्तों। तो आज के ज्योग्राफी के प्रीक्योर में आपकी पहली न्यूज़ है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, डीकार्बनाइजिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले अगर मैं ये सोचने की कोशिश करूं कि इंडिया में इससे कौन एसोसिएट है या कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है, तो द मोमेंट ऐसे ट्रांसपोर्ट मेरे दिमाग में आना चाहिए कि कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट फोरम या ट्रांसपोर्ट से एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन तो होगी ही। तो इंडिया में इसको नीति आयोग हैंडल कर रहा है, लेकिन इन जनरल इसको एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम करके फोरम है जो कि इससे एसोसिएटेड है ना। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इनका अपना एक जनरल जो कि प्रोग्राम है ट्रांसपोर्ट से एसोसिएटेड, उसका नाम है डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जिसके हम बात कर रहे हैं। हाँ, इंडिया में जब यही सेम टू सेम प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया तो किससे कोलैबोरेशन में किया? नीति आयोग से किया। इसका मतलब है अगर आपसे सवाल आ जाए कि क्या ये प्रोग्राम इज यूनिक टू इंडिया, आप कहोगे नहीं, यूनिक टू इंडिया नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम की बात हो रही है। तो याद रखना कि इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रोजेक्ट है, पर कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज के साथ ही एसोसिएटेड है, जो हम देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का बेसिक एजेंडा क्या है? ट्रांसपोर्ट से एसोसिएटेड है, तो कहीं ना कहीं लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने की बात है। ठीक है, लो कार्बन याद रखना, बिकॉज बहुत ज्यादा आजकल क्लाइमेट चेंज न्यूज में है, तो क्लाइमेट चेंज को मद्देनजर रखते हुए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है उनमें कुछ बदलाव किए जाएं, जिसके लिए लो कार्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात है। तो जहां से मैंने ये न्यूज़ ली है वहां बहुत एक सिंपल सी बात करते हैं कि वहां पे इंडिया कह रहा है कि अगर हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिस्ट में देखें तो ट्रांसपोर्टेशन जो है इंडिया में तीसरे नंबर पे है। तो कहीं ना कहीं इतनी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ना हो, इसके लिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एसोसिएट हुआ है इंडिया। ठीक है, अब बहुत सिंपल सी बात है, मान लो कि आपसे पूछ ले कि किसी प्रोजेक्ट को बनाना है, लो कार्बन इकोनॉमी बनानी, तो पहला एजेंडा क्या होगा? ऑब्वियसली सबसे पहले तो आप एमिशंस का असेसमेंट करोगे, है ना। तो वही वो कर रहा है कि सबसे पहले एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग की जाएगी CO2 एमिशंस की, क्योंकि डीकार्बनाइजेशन की बात है तो कार्बन रिलेटेड एमिशंस की बात कर रहा है। ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को हम स्टडी करेंगे, देखेंगे किस तरह की करंट एमिशंस है, किस तरह की फ्यूचर एमिशंस हो सकती हैं, और फिर इंडिया के लिए एक टेलर मेड यानी कि इंडिया की नीड्स के हिसाब से जो प्रोजेक्ट है वो बनाया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू इंडिया, इट्स अ वाइडर प्रोजेक्ट जो कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम का अपना एक इनिशिएटिव है। हाँ, ये इनिशिएटिव किस तरह की कंट्रीज में है वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है कि ये इमर्जिंग इकोनॉमीज में है। कौन कौन सी इमर्जिंग इकोनॉमीज मानी जाती है उसका भी नाम है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पूरा इनिशिएटिव है, अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें बहुत सिंपल सी बात कर रहा है कि स्पेसिफिकली जब इंटरनेशनल लेवल पे ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव बनाया गया, राइट, तो उन्होंने सबसे पहली चीज़ क्या बोली कि हम कैटलॉग करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा रिलीज ना हो, उसके मिटिगेशन मेजर्स क्या हैं। कैटलॉग करेंगे मतलब नोट करेंगे, और नोट करने के बाद राइट बहुत ही टारगेटेड एनालिटिकल असिस्टेंस करेंगे कि किस कंट्री को किस तरह की ज़रूरत है। और जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाएगा हम एविडेंसेस की क्या इन्होंने काम किया सही से या नहीं किया उसको गैदर करेंगे और एसोसिएटेड कंट्रीज के साथ शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो वही वो कह रहा है कि इवेंचुअली वील हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट। अब जहां तक बात आई थी कि किस तरह की इकोनॉमीज की बात है, तो इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात कर रहा है। यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट 4 कंट्रीज के एसोसिएटेड है, चारों आप याद रखोगे, अर्जेंटीना, अजरबैजान, इंडिया एंड मोरक्को। ठीक है, और आप ध्यान देना कि हमने क्या पढ़ा था कि ये कंट्री की पहले जो भी एमिशन एनालिसिस है वो करेगा एंड देन टेलर मेड मॉडल देंगे। तो वही वो बात कर रहा है कि कंट्री स्पेसिफिक टूल्स देंगे और कंट्री स्पेसिफिक पॉलिसी सिनारियोज देंगे, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंगली ही कहीं ना कहीं काम कर सको। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे कि हमने इस फोरम की बात की कि ये फोरम एसोसिएटेड है इससे, तो ध्यान देना सबसे पहली चीज़ ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि ये फोरम है, आपको लग सकता है कि ये कोई प्राइवेट फर्म हो सकती है या एकेडमिशियंस या इन जनरल कोई फ्रेमवर्क हो सकता है, नहीं, दिस इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज़ याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है विद इन द OECD सिस्टम। ठीक है, अब ध्यान देना कि ऑल दो IETF जो है OECD के अंडर है, ठीक है, और इंडिया जो है IETF का मेंबर भी है सिंस 2008, लेकिन
इवन दो ये OECD के अंडर है, इंडिया OECD का मेंबर नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लग सकता है कि अगर आपको IETF से एसोसिएटेड सवाल आ जाए और आपको पता हो कि IETF OECD के अंडर है, तो आप ये भी सोच सकते हो अच्छा OECD के अंडर है, इंडिया तो IETF का मेंबर है, तो OECD का मेंबर होगा ही नहीं। लेकिन दिस इज अ मिसनॉर्मर, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऐसी चीजों में UPSC आपको ट्रिक करता है, तो ये चीज आपने डेफिनेटली याद रखनी है। ठीक है जी, सिंपल था। चलो, एक स्टाइरीन गैस लीक बहुत ज्यादा न्यूज में थी आंध्रा में, तो देयर कपल ऑफ थिंग्स आई वांट टू टॉक अबाउट। सबसे पहली चीज किस तरह की फैक्ट्री में हुआ, तो वो फैक्ट्री बेसिकली पॉलीस्टाइरीन ही मैन्युफैक्चर कर रही थी। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये जो फैक्ट्री थी लॉकडाउन के समय दिस वाज शट डाउन। अब क्या हुआ, यहाँ पे स्टाइरीन जो है ये लिक्विड था। अब उस लिक्विड को स्टोर करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत है। अब क्योंकि लॉकडाउन हो गया तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं हो पाया एंड इवेंचुअली इट वाज वेपराइज्ड एंड वहां पे बिल्कुल ही गैस लीक हो गया। ठीक है, तो ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो ये स्टाइरीन है ये फ्लेमेबल लिक्विड है, तो इट वॉज वेरी ईजी इवेंचुअली ये लीक होना। और अगर आप ध्यान दो ये किस किस चीज़ में यूज़ होता है, ऐसा भी आपको सवाल आ सकता है साइंस में। पॉलीस्टाइरीन, प्लास्टिक्स, फाइबर ग्लास, रबर, लेटेक्स, बहुत सी चीज़ों में इसका यूज़ है। अच्छा, अभी देयर इज अ कमिटी विच इज़ गोइंग ऑन टू ऑल दीज थिंग्स। अभी एक फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, पर अभी पुलिस कह रही है कि अगर इस आप गैस की बात करो तो कुछ इसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं, कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर शॉर्ट टर्म इफेक्ट हुए हैं तो उन लोगों के लिए गैस नॉन पॉइजनस है। हाँ, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में आपको जब नर्वस डिसऑर्डर्स जैसी कोई चीज हो जाती है तो फिर वहां ये दिक्कत है। अगर आप इसको गूगल करोगे ना, तो अगर आप शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स पढ़ोगे इस गैस से एक्सपोज होने के, तो वो कुछ रेस्पिरेटरी इश्यूज बताएंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इश्यूज देखोगे तो वो आपको नर्वस सिस्टम में मुद्दे बताएंगे। तो वहां पे वाइजैक पुलिस कह रही है कि अगर आप इससे एक्सपोज हुए हो बहुत ज्यादा समय के लिए तो आपके लिए फेटल है, या नहीं तो शॉर्ट टर्म में फेटल नहीं है। बट इवेंचुअली एक रिपोर्ट है जो पेंडिंग है, पेंडिंग रिपोर्ट के बाद ही हमें कुछ पता लगेगा। तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी आपको मेंस का आंसर आ जाए, ठीक है, और आपसे पूछा जाए क्या ऐसी ट्रेजेडीज हुई हैं, तो हमें भोपाल गैस ट्रेजेडी तो हमें डेफिनेटली पता होती है ना। उसके अलावा याद रखना कि और भी गैस ट्रेजेडीज हुई हैं, है ना, पुणे में, छत्तीसगढ़ में एंड मुंबई में। राधा मुंबई वाली तो 2018 की ही बात कर रहा है। सो व्हेनेवर यू कोट एन आंसर और उस आंसर में अगर आप ऐसे एग्जाम्पल्स कोट करते हो, यू डेफिनेटली एंड अप गेटिंग मोर मार्क्स। ऑल्सो एक और रीजन क्या है व्हाई आई वांट टू टॉक अबाउट कि कौन कौन से एक्ट्स हैं जो इससे एसोसिएटेड होंगे, राइट, कि कौन कौन से एक्ट्स हैं जो एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं या केमिकल्स की बात करें। आप देखोगे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन रूल्स तो है ही हैं, प्लस हजार्डस वेस्ट के लिए अलग लॉज हैं, ठीक है, केमिकल एक्सीडेंट के लिए देयर आर लॉज, फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट है, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है। तो देयर आर लॉट ऑफ एक्ट्स जिसके अंडर यहाँ पर आगे मुद्दा होगा। तो अभी भी आप देखोगे कि देयर आर क्रिमिनल केस जो कि किया हुआ है और ट्राइब्यूनल के पास भी जाने की बात है। बट इवेंचुअली लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। यू डोंट हैव टू नो व्हाट आर द क्रिमिनल सेक्शंस जो यहाँ यूज हुए हैं, एटलीस्ट आपको इन एक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए किस तरह क्या, ये अभी जरूरी नहीं है। इवेंचुअली वील हैव टू सी what kind of case is going to happen, वहाँ पे जजमेंट्स क्या आती हैं। बट आपको इतना पता होना चाहिए कि कहीं इनकी बात हो रही है, कि भूले भटके कहीं प्री में सवाल आ जाए तो यू शुड बी एबल टू आंसर। अच्छा जी, हो गया जी। चलिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अगर वीट कंट्रीब्यूटर की बात की जाए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा वीट कहाँ प्रोड्यूस हुआ है, पहले पंजाब में होता था, अब MP में है ना। दीज डेटाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन दे चेंज ये सब सवाल में आते हैं, राइट। लेकिन ध्यान देना, अगर मैं टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन देखूँ तो डेफिनेटली मध्य प्रदेश में टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, लेकिन पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी में अभी भी पंजाब ही ऊपर है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा याद रखने की आपको ज़रूरत है। अब ना एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे न्यूज़पेपर आर्टिकल में मिली, वो कह रहे हैं कि अगर मैं देखूं तो MP की प्रोडक्शन वैसे तो पंजाब से 92% ज़्यादा है टोटल, लेकिन उनका एरिया जिसमें वीट बनाई जा रही है, राइट, या सॉरी वीट उगाई जा रही है, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा एरिया में वीट होगी तो ऑब्वियसली पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी आपकी डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो दो चीजें याद रखनी है। पहला, अगर टोटल कंट्रीब्यूशन पूछा जाए तो MP ऊपर है, लेकिन अगर पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी पूछी जाए उसमें अभी भी पंजाब टॉप पे है। तो इन दोनों के डिफरेंस को आपको समझना है, ठीक है जी। चलिए अगली चीज़ पे आते हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट करने की बात है, उत्तर प्रदेश में है। इंपॉर्टेंस क्यों है? बुद्धिज्म में आप इसे पढ़ते हो कि यहाँ पे गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो है
उसको प्राप्त किया था। तो इट्स ऑब्वियसली इन न्यूज़ बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट। तो ये साइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में ना बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है कंटिन्यूसली कि इनमें से कौन सी साइट्स जो हैं बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक और रीज़न क्या है कि ये महापरिनिर्वाणा से एसोसिएटेड तो है ही है, आसपास और भी साइट्स हैं लाइक श्रावस्ती, कपिलावस्तु, लुम्बिनी, ये सभी बुद्धिस्ट साइट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं आपकी टूरिज्म के लिए भी ये जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, एक और चीज़ जो न्यूज़ में थी, राइट, देयर वाज अ पर्टिकुलर ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट इन म्यांमार। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट थी, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने रिसेंटली एडिशनल इन्वेस्टमेंट की बात की है। ठीक है, पर आपको ये सवाल जो है इन्वेस्टमेंट से एसोसिएटेड नहीं आता है, आपको मैप्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो ये शुए फील्ड है ये कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है, तो आप बोलोगे म्यांमार से। ठीक है, तो इसकी पोजीशन देख लो, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार यू कैन रिकग्नाइज। तो जो शुए फील्ड है इसकी पोजीशन कुछ यहाँ है। ठीक है, तो कंट्री भी याद करनी है एंड द पोजीशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से आगे आते हैं जी। पैंगोंग त्सो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रही है बिकॉज ऑफ ऑल दिस इंडिया चाइना के जो भी मुद्दे चल रहे हैं। तो याद रखना है जो पैंगोंग त्सो है दिस इज अ एंडोहेरिक लेक। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, राइट, क्लोज लेक है एब्सोल्युटली। इंपॉर्टेंट चीज़ एक और क्या है, ये इंडिया से लेके तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में भी जाती है। इसका मतलब है कुछ पार्ट इंडिया में है एंड कुछ एक्सटेंड्स टूवर्ड्स द तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवन दो JNK में मेजॉरिटी अब इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ते हो, लेकिन ये जो पर्टिकुलर लेक है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडो रिवर्स बेसिन। ठीक है, ये गलती होने के चांसेस हैं कि आप लेक के बारे में पढ़ो और आपको एग्जाम में आ जाए भाई ये तो इंडस रिवर बेसिन का पार्ट है, एंड आप सोच सकते हो कि बिकॉज इट इज इन JNK इट माइट बी अ पार्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी रिसेंटली इसको रामसार कन्वेंशन में ऐड करने की बात हो रही है, राइट, प्रोसेस इज गोइंग ऑन, लेकिन अभी तक बात नहीं हुई है ना। यहाँ पे मुद्दा पता है क्या है, बहुत सिंपल है कि LAC जो है, राइट, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मोस्टली लैंड पे ही है ना, आप प्रिज्यूम करते हो इट्स ऑन लैंड, बट पैंगोंग त्सो एक यूनिक केस है जहाँ पे ये जो LOC है इट पासिस थ्रू वाटर। ठीक है, अब डिफरेंट पॉइंट्स हैं उस पर्टिकुलर पानी में, जो इंडिया कह रहा है हमारे रीजन में है एंड जो चाइना कह रहा है हमारे रीजन में। तो मुझे लगता है इवन दो यू नो द होल मुद्दा, इफ आई राइट इट इतनी सिंपल तरीके से शायद आपको और समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आप इसको असेस करने की कोशिश करो ना तो कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल की बात हो रही है एंड देन अक्साई चेन इन ऑल रीजन। तो अगर आप देखोगे कहीं यहाँ पे आपका पैंगोंग त्सो है। ठीक है, दिस इज वेयर पैंगोंग त्सो लेक इज देयर। तो दिस इज अ यूनिक केस जहाँ पे LAC जो है पानी से भी होकर जा रही है। ठीक है, एक और चीज़ क्या है कि ये जो पर्टिकुलर लेक है ये चुशुल अप्रोच के पाथ में आता है। चुशुल अप्रोच क्या है, दिस इज वन ऑफ द ऑफिशियली अग्रीड बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स जो कि इंडिया और चाइना के बीच में है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर डेफिनेटली ऐसे पूछ सकते हैं कि चुशुल अप्रोच कौन कौन सी कंट्रीज से एसोसिएटेड है, तो आपको इंडिया चाइना का नाम लेना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए अब जापान जो है ये रीनेम कर रहा है अपने आइलैंड्स को। कौन से आइलैंड्स को, वो आइलैंड्स जो कि डिस्प्यूटेड है चाइना के साथ, है ना। सेंकाकू या दाऊ आइलैंड्स जो है आप देख रहे हो ईस्ट चाइना सी में आते हैं। तो यहाँ है चाइना, यहाँ है ताइवान, यहाँ है जापान। तो कहीं ना कहीं इन आइलैंड्स को चाइना और ताइवान दोनों ही क्लेम करते हैं अपार्ट फ्रॉम जापान। लेकिन अब ध्यान देना, ये जो एजेंडा है रीनेम करने का, ये एक लोकल काउंसिल ने बोना है। ठीक है, तो जापानीज गवर्नमेंट ने इस पे कोई बात नहीं की है, तो जब तक वहां से कोई ऑफिशियल बात नहीं आती तब तक इसकी हम बात नहीं कर सकते कि ये चेंज होगा या नहीं। ठीक है, आपको आइलैंड्स का नाम डेफिनेटली पता होना चाहिए, पर जैसे कि न्यूज़ कह रही थी कि ये एक मूव है बाय स्मॉल लोकल काउंसिल, तो ऑब्वियसली इट डजंट काउंटर एज नेशनल गवर्नमेंट की कही भी बात। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ईस्ट चाइना सी में है, मैंने आपको दिखाया भी था, एंड अभी तक ऐसा कहा जाता है कि दीज आर अनइनहेबिटेड आइलैंड्स। ठीक है, करंटली किसके अंडर है, जापान के अंडर है, लेकिन चाइना और ताइवान दोनों ही इसको क्लेम करते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या था, सिंपल शब्दों में समझते हैं। जब वर्ल्ड वॉर 2 हो गई तो जापान ने बहुत सारी टेरिटरीज और आइलैंड्स पे अपना क्लेम रिनाउंस कर दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए, और उसके लिए हुई ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को। लेकिन अब जब रिनाउंस कर दिया तो ये सारा कुछ किसके अंडर आ गया, यूएस के अंडर आ गया। तो यूएस ने जो है रिटर्न कर दिया जापान को ये पर्टिकुलर आइलैंड अंडर ओकिनावा रिवर्जन डील।
ठीक है, तो वहां से ये पर्टिकुलर मुद्दा शुरू हो गया। तो जापान कहता है कि जब वहां पे उस समय हमें वापस किया जा रहा था तो उस समय चाइना ने मुद्दा क्यों नहीं क्रिएट किया। तो अगर आप बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ोगे वहाँ पे बताएंगे कि पहले चाइना को मुद्दा नहीं था, बट इवेंचुअली जब इन रीजन्स में बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज मिलने लगे ऑयल और गैस की फॉर्म में, उसके बाद अ लॉट ऑफ कंट्रीज स्टार्टेड कमिंग फॉर देयर ओन क्लेम्स। रादर अगर आपने साउथ चाइना सी को डिटेल में पढ़ा है तो वही ये चीज़ बोलते हैं साउथ चाइना सी में जितने भी डिस्प्यूट्स हैं कि जब पहले मैप्स की रीअरेंजमेंट हुई तब किसी ने भी दिक्कत नहीं की। ओनली आफ्टर देयर वाज अ लॉट ऑफ कंटेंशन अबाउट द ऑयल एंड गैस फाउंड इन दैट पर्टिकुलर रीजन, उसी के बाद से कंट्रीज ने अपने क्लेम्स देने शुरू किए। तो द सेम थिंग हैपेंड विद सिंकाकू एंड दायू आइलैंड्स। ठीक है जी, समझ में आया। तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस आपसे कंट्री स्पेसिफिक पूछ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर कंट्री से एसोसिएटेड है ये डिस्प्यूट, या कभी कभी आपको नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ आइलैंड्स अरेंज करने को दे देते हैं, या कोई सीज अरेंज करने को दे सकते हैं। तो इसलिए आपको इनकी पोजिशंस और इनका बैकड्रॉप जो है पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। और ओके दोस्तों, बाय बाय, आई विल सी यू विद अनदर लेक्चर इन सम टाइम।